एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा जितने भी आप लोग कमेंट्स करते हो, मैम नोट्स कहाँ से मिलेंगे, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो भाई नोट्स अवेलेबल हैं, ई बुक्स भी अवेलेबल हैं और ई नोट्स भी अवेलेबल हैं। कहाँ अवेलेबल है, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से जाओ अवेल कर लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या करना है आज हमें करना है हमारे अभी ठीक है बिल्कुल ताज़ा कंप्लीट किए हुए चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। ठीक है, बिल्कुल ताज़ा हमने ये चैप्टर अभी कंप्लीट किया है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमें इसके करने हैं। इस चैप्टर को आपने बहुत ही सिंपल सा, सॉर्टेड सा, क्रिस्प सा आप इस चैप्टर को कह सकते हो, क्योंकि सिर्फ आप समझो कि आपको अगर मेनली जो डिविजन्स थे वो 3 ही डिवीजन थे, 3 लेक्चर ही हमने इसके पढ़े हैं और आपका ये चैप्टर डन हो गया है। इन 3 लेक्चर्स में आपने जो पढ़ा है सीएनएस के बारे में, पीएनएस के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, ये बहुत ही, मैं आपसे ये कहूंगी कि जो सीएनएस और पीएनएस आपने पढ़ा है, न्यूरॉन तो ठीक है, सीएनएस और पीएनएस जो आपने पढ़ा है ये बहुत बेसिक लेवल पर पढ़ा है। सिर्फ आपने इसके हर एक टर्म से इंट्रोडक्शन लिया है कि अच्छा ये सारे नाम होते हैं इस टॉपिक के अंदर। इसके अलावा कुछ डिटेल यहाँ नहीं था, ये सब कुछ तो डिटेल मिलेगी आपको आगे की कहानियों में। ठीक है, हायर क्लासेस में, आप हायर स्टडीज में इन चीज़ों को पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि भाई 11th में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ इंट्रोडक्शन था, सिर्फ टर्म्स जाने, सिर्फ नाम सुने हर एक पार्ट के, दैट्स इट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से इंट्रोडक्शन, सॉर्टेड से इंट्रोडक्शन आपने सारे पार्ट्स के लिए कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं, कौन सा सिस्टम है, कौन सा इसका रीजन है। ठीक है, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपसे कहा था कि आपको रिवाइज करके आना है, तो आई होप आप सारे रिवाइज करके आए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करना। एक क्वेश्चन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम लेने वाले हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट साथ में रिवाइज होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। जल्दी से कर दो सेशन को लाइक और कर दो शेयर अपने सारे ही दोस्तों के साथ। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। ओ भाई, ये तो फिर से आ गया, ब्रेन 2 फिर से पूछा है और वो भी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पूछा है एंड इन ब्रीफ। मतलब आपको यहाँ ब्रेन का फिर से पूरा स्ट्रक्चर समझाना है जितना आपने पढ़ा है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, देन मिड ब्रेन, देन आपको पॉन्स, ठीक है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सब कुछ बताना है, पूरा बताना है भाई। ठीक है, ब्रीफली डिस्क्राइब करने को कहा गया है। चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं ब्रेन को। आ जाओ जल्दी से, क्या है ये, देखो भाई, इन्होंने कहा है कि ब्रेन क्या है मैम, ब्रेन हमारी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ब्रेन हमारी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट के बीच में जो कनेक्शन को डेवलप करता है, जो हर एक ऑर्गन के फंक्शन, हर एक पार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, वो कौन है? वो है ब्रेन। सी, तो आप ब्रेन को क्या कहोगे? आप ब्रेन को ये कहोगे कि भाई इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के हर एक ऑर्गन को कंट्रोल और मॉनिटर करता है। It is well protected by cranial meninges and it is well protected by cranial meninges। ये cranial meninges से पूरी तरह से protected होता है, घिरा हुआ होता है, जो कि बनी है किसकी? That are made up of an outer layer called as dura mater। ठीक है, cranial meninges की कितनी लेयर पड़ी थी भाई? सब कुछ पढ़ चुके हो, अब तो फटाफट से बताते चलो। कितनी लेयर पड़ी थी cranial meninges की? आउटर dura mater, मिडिल, ठीक है, मिडिल में क्या थी? मिडिल में थी एरेक्नॉइड। इनर लेयर कौन सी थी? पाया मैटर। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया है ब्रेन को, किसको? ब्रेन को 3 रीजन्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन।
ठीक है, ब्रेन को 3 रीजन्स में डिवाइड किया था हमने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। चलो आ जाओ, वन बाय वन एक एक रीजन समझते हैं। फोर ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, और इस मेजर पार्ट में फोर ब्रेन के भी जितने डिविजन्स आएंगे उनमें से भी सबसे मेजर रीजन कौन ऑक्यूपाई करता है? तो सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम। आ जाओ, देखो फोर ब्रेन के बारे में हमने कहा कि इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, है ना। 3 रीजन्स होते हैं इसके, सेरिब्रम के फोर ब्रेन के 3 रीजन्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक, अब इसमें से जो सेरिब्रम है ये क्या करेगा? Cerebrum is the largest part of the brain and constitutes about 4/5 of its weight. Cerebrum जो है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, और ये क्या बनाता है? ये अपने वेट का, ठीक है, जो पूरा ब्रेन का वेट है उसका 4/5 रीजन, ठीक, 4/5 रीजन यही बनाता है। Cerebrum is divided into 2 cerebral hemispheres. बताया था मैंने, एक ऐसा क्लेफ्ट पाया जाएगा जिससे, ठीक है, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनली एक ऐसा क्लेफ्ट, एक ऐसा गैप पाया जाएगा जिससे ये सेरिब्रम लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर की हम बात कर रहे हैं। इस पूरे सेरिब्रल हेमिस्फेयर में क्या होता है? एक बीच में लॉन्गिट्यूडनली ऐसा क्लेफ्ट, ऐसा गैप पाया जाता है। क्लेफ्ट मतलब क्या? गैप पाया जाता है, जिससे ये लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो गया, फिर क्या होगा? अब मैम अलग अलग तो रहेंगे नहीं ना, दोनों कनेक्टेड भी होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर्स बनेंगे, ये सारे हेमिस्फेयर्स फिर ज्वाइन होंगे बाय, दोनों हेमिस्फेयर फिर ज्वाइन होंगे बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसे आप कॉर्पस कैलोसम कहते हो, है ना। पढ़ा हुआ ये स्ट्रक्चर हमने, कॉर्पस कैलोसम। फिर जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स है उन्हें कवर करेगी कौन? उन्हें कवर करेगी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसे ग्रे मैटर भी कहते हो आप। इन सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को कवर करेगी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसे आप ग्रे मैटर भी कहते हो। ठीक है, सेरिब्रम के पास होंगे क्या? सेंसरी रीजन्स, जो कि क्या होंगे? दे आर द एसोसिएशन एरियाज दैट रिसीव sensory impulses from various receptors as well as motor regions that control the movement of various muscles. ठीक है, इसमें सेंसरी और मोटर रीजन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी, ठीक है, एक पार्ट पढ़ा था हमने, लार्ज रीजन्स, जिनको आप ना सेंसरी कह पाते हो ना मोटर कह पाते हो। ठीक है, इस तरीके से इसमें वेरिएशंस आते हैं। देन द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ सेरिब्रम गिव्स एन ओपैक, जो सेरिब्रम का इनरमोस्ट पार्ट है वो एक ओपैक व्हाइट अपीयरेंस देता है टू द लेयर एंड इज नोन एज व्हाइट मैटर। ठीक है, ये एक ओपैक व्हाइट अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, इसे आपने व्हाइट मैटर कहा था। यही चीजें पढ़ी थी हमने, बताओ, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर ग्रेइश अपीयरेंस की वजह से, व्हाइट मैटर ओपैक व्हाइट अपीयरेंस की वजह से। ठीक है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर बोला है मैंने कि भाई इसके डिफरेंस आते हैं, देख लेना। ठीक, अब बात करें अगर हम इसमें सेरिब्रम के बाद थैलेमस की, तो थैलेमस क्या है? थैलेमस वो मेन सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए। ठीक है, थैलेमस वो मेन सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग एंड इट इज रैप्ड बाय सेरिब्रम, और ये पूरा रैप किया हुआ है, घिरा हुआ है किससे? सेरिब्रम से। इट इज रैप्ड बाय सेरिब्रम। अब बात करूं मैं किसकी? हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस क्या है? इट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस एंड कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स दैट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये थैलेमस के बेस पर लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस एंड कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स। ये थैलेमस के बेस पर लाई करता है, इसमें होते हैं अ नंबर ऑफ सेंटर्स, कई सारे ऐसे सेंटर्स जो रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर को, मतलब थर्मो रेगुलेशन कराते हैं। एंड द अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, हमें जो हंगर थर्स्ट फील होता है ये कहां से होता है? इसी से होता है। एंड सम रीजन्स ऑफ सेरिब्रम अलोंग विद हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम के कुछ रीजन्स हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या करते हैं? हमारे कई सारे बिहेवियर्स को रेगुलेट करते हैं।
जैसे कि हमारा सेक्सुअल बिहेवियर, हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन सच एज एक्साइटमेंट, प्लेजर एंड फियर। ठीक है, इन सब को रेगुलेट करता है कौन? इन सब को रेगुलेट करता है सम रीजन ऑफ सेरिब्रम एंड अलोंग विथ हाइपोथैलेमस। ठीक है, देखो फोर ब्रेन की कहानी में आपने क्या क्या पढ़ा? आपने फोर ब्रेन की कहानी में पढ़े सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, आपने पढ़ा कि ये कौन कौन से रीजन्स में है। ठीक है, कौन सा पार्ट ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ब्रेन का, इन्हें आप किन किन नामों से, इनके बीच में कौन कौन से टर्म्स यूज कर रहे हो कि यार इसकी लेयर को अपन ने ये कह दिया, इसके फर्दर सेंसरी मोटर रीजन्स को हमने ये कह दिया, राइट। इस तरीके से हमने सारे टर्म्स देख लिए और फिर हमने बता दिया कि भाई इसके क्या क्या फंक्शंस है, किन किन चीजों को ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक कौन सा रीजन। अब बात करें हम किसकी? ब्रेन के मिड पोर्शन की, मतलब मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन कहाँ होता है? मिड ब्रेन होता है फोर ब्रेन का लास्ट रीजन हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस हाइपोथैलेमस, और हिंड ब्रेन का टॉप मोस्ट रीजन पॉन्स। ठीक है, तो पॉन्स और हाइपोथैलेमस थैलेमस के बीच में पाया जाता है ये रीजन जिसे आप मिड ब्रेन कहते हो। ठीक, इट इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस रीजन ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स रीजन ऑफ द हिंड ब्रेन। ठीक है, यहां पर ये पाया जाएगा। The dorsal surface of midbrain consists of superior and inferior corpora bigemina। जो डॉर्सल सरफेस है ना मिड ब्रेन का, इसमें क्या पाई जाती है? इसमें सुपीरियर और इंफीरियर कॉर्पोरा बाइजेमिना पाई जाती हैं, और ऐसे 4 राउंड लोब्स पाए जाते हैं कुल मिलाकर, जिन्हें आप कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना कहते हो। ठीक है, 4, आप सबको पता है हम 4 के लिए यूज करते हैं वर्ड क्वाड्री। ठीक है, टेट्रा, क्वाड्री, ये वर्ड यूज होते हैं ना, होते हैं, राइट। तो यहाँ पर कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना क्या है? 4 राउंड लोब्स जो इसमें पाए जाते हैं उसके लिए दिया हुआ नाम है। और सुपीरियर और इंफीरियर कॉर्पोरा बाइजेमिना ये पाए जाएंगे इसमें। ठीक, मिड ब्रेन में एक कैनाल जो कि आप कहते हो इससे पूरी पास थ्रू करती है, ठीक है, इससे रन आउट करती है, उस कैनाल को आप कहते हो सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट जो कि पास करती है थ्रू द मिड ब्रेन। एंड मिड ब्रेन इज कंसर्न्ड विद द सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग, आपका देखना और सुनना। ठीक है, इन रीजन्स को भी यही क्या करता है, जो आपकी साइट ऑफ सीइंग एंड साइट ऑफ जो आपका सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ हियरिंग है वो भी इसी रीजन में होता है। ठीक है, मिड ब्रेन में ही। इसके अलावा अब आया आपका नेक्स्ट रीजन विच इज द हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मिड ब्रेन के बाद अब आप आए इसके नेक्स्ट रीजन पे, हिंड ब्रेन पर, जिसको फर्दर आप 3 रीजन्स में पढ़ते हो, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स क्या है? It is a band of nerve fiber that lies between medulla oblongata and midbrain, और ये कनेक्ट करता है लेटरल पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर को एक साथ। जो लेटरल पार्ट्स है ना सेरिब्रल हेमिस्फेयर के, लेफ्ट एंड राइट, उन्हें एक साथ ये कनेक्ट करता है। ठीक है, ज्वाइन करता है। तो ये हो गया क्या? पॉन्स। अब है क्या? सेरिबेलम। सेरिब्रम और सेरिबेलम कंफ्यूज नहीं होना है। सेरिब्रम क्या है? सबसे बड़ा रीजन किसका? फोर ब्रेन का। और सेरिबेलम क्या है? पॉन्स के भी बाद आने वाला छोटा सा रीजन किसका? हिंड ब्रेन का। ठीक, तो सेरिबेलम इज अ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ठीक है, ये लार्ज यहाँ इनके हिंड ब्रेन के कंपैरिजन में कह रहे हैं, पार्ट्स के कंपैरिजन में कह रहे हैं, हम देख रहे हैं पूरे ब्रेन के रीजन्स के कंपैरिजन में तो छोटा है। ठीक, तो सेरिबेलम इज अ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। इट इज लोकेटेड बिलो द पोस्टीरियर साइड्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के पोस्टीरियर साइड्स हैं उनके नीचे ये पाया जाएगा। एंड अबव मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। बॉडी के पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम ये करता है। ठीक है, सेरिबेलम हमारी बॉडी के पोस्चर और हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, इतनी कहानी। चलो अब क्या बचा मैम? अब बचा है मेडुला ऑब्लोंगेटा।
लास्ट रीजन, ठीक है। ब्रेन का जो हम पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इसमें क्या बचा है? इसमें बस ये लास्ट रीजन बचा है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या है ये? दिस इज द पोस्टीरियर एंड सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे पोस्टीरियर और सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है कि ये, ठीक है, क्या करता है? इसी से जोड़ता है, ये कनेक्ट करता है, यही किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। जिसके थ्रू करता है उसे कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है। सी, तो इट इज लोकेटेड बीनीथ द सेरिबेलम। सेरिबेलम के नीचे है ये, सबसे नीचे। इट इज द लोअर एंड एक्सटेंड्स इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये लोअर एंड है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का सबसे लोअर एंड है, जो कि आगे एक्सटेंड होता है किस फॉर्म में? स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही आगे इस तरीके से एक्सटेंड होती है कि वो आप स्पाइनल कॉर्ड जिसे जानने लगते हो, और जिस रीजन से, ठीक है, ब्रेन का हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है उस रीजन को आप ब्रेन स्टेम कहते हो, ठीक। Its lower end extends in the form of spinal cord and leaves the skull through foramen magnum. स्कल को किसके थ्रू ये लीव करता है? फोरामेन मैग्नम के थ्रू, ठीक। तो भाई ये था आपका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन के स्ट्रक्चर का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक। अब क्या करना है बताओ? अब क्या करना है? अब करना है मैम क्वेश्चन नंबर 2। ये तो समझ आ गया ना? ये तो समझ आ गया कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, यही पढ़ा था हमने, बस वही आंसर में लिखना था, क्योंकि पूरा ही पूछा था आपसे, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन ही पूछा था आपसे, और वो भी इन ब्रीफ। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखना। दैट कंपेयर द फॉलोइंग। आपको इन सबको कंपेयर करना है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जिसे आप CNS कहते हो, और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जिसे आप PNS कहते हो, ठीक। तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम क्या है और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम क्या है? चलो फटाफट से दोनों को कंपेयर कर देते हैं। ये A पार्ट है, मतलब अभी इसमें कुछ और भी कंपैरिजंस आपसे कराए जाएंगे। आ जाओ, A पार्ट में देखो, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। देखते हैं क्या है इनके बीच का कंपैरिजन भाई, ठीक है। क्या है इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस, किन पॉइंट्स पर अपन इन दोनों को डिफर कर सकते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट ये कहता है दैट इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी एंड इट इज नॉट द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। हाँ, सही बात है, सही बात है। देखो, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी का, ये बात सही है। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को आप कोऑर्डिनेटिंग सेंटर नहीं कह सकते, इसे आप ब्रांच कह सकते हो, कि ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी के एक एक पार्ट तक जो सिग्नल्स पहुंचते हैं, वो जिसके थ्रू पहुंचते हैं ना, वो कौन है? वो आपका पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी सारी की सारी नर्व्स आती हैं, पूरी बॉडी की सारे नर्व, सारे न्यूरॉन्स इसी में आते हैं, राइट। चलो, तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में आप ये कहोगे कि भाई सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो है वो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी का, और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जो है वो बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर नहीं है। CNS की बात करें तो इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यस, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड करता है। PNS की बात करें तो इसमें आती है क्या? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स दैट कनेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें आती हैं क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स जो कि CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी की पूरी नर्व्स के साथ कनेक्ट करवाती हैं। ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में फैली होती हैं। ये स्पाइनल नर्व्स और ये पूरी बॉडी की सारी नर्व्स, यही सब मिलके बनाती हैं PNS को, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को। तो भाई ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, ठीक है। देख लो एक बार जरा दोनों पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, फटाफट से देख लो। सेकंड पे आते हैं हम कि और क्या कंपेयर करने को हमसे कहा गया है। चलिए देखें सेकंड, B पार्ट देखते हैं। देखो, रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल, कंपेयर द फॉलोइंग। अच्छा, देखो न्यूरॉन्स को जब हमने समझा था मैकेनिज्म ऑफ इम्पल्स,
ठीक है, जनरेशन एंड कंडक्शन। हमने वहाँ समझा था कि जब न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उसकी मेम्ब्रेन रेस्टिंग फेज में होती है और जब उसमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, जिसको आपने एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स भी कहा था, तो वो आपको ये दो फेजेस समझानी है कि उसका रेस्टिंग फेज कैसा है और एक्शन पोटेंशियल क्या है। रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल ये दो अलग अलग फेजेस है। इन दोनों फेजेस को, एक रेस्टिंग फेज है एक वर्किंग फेज है, तो इन दोनों फेजेस को आपको कंपेयर करना है। चलो आ जाओ, रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। देखो रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल में आप बताओगे रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नर्व फाइबर व्हेन देयर इज नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। रेस्टिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द नर्व फाइबर जब कोई नर्व कंडक्शन, ठीक है, जब कोई भी नर्व इम्पल्स का कंडक्शन ना हो रहा हो। It is the potential difference across the nerve fiber when there is no conduction of nerve impulse। ठीक है, ये नर्व फाइबर के along किया हुआ वो नर्व फाइबर के along जो अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस वक्त पे जब इसकी मेम्ब्रेन रेस्टिंग फेज पे होती है। आप कहते हो ना कि हमेशा कैसी होती है, पोलराइज्ड स्टेट पे होती है और हमेशा एक्साइटेबल रहती है, ठीक है, इसको पोलराइज करना, डीपोलराइजेशन इसका होता है। तो ये जब हमेशा हम कहते हैं कि भाई एक्साइट होने के लिए रेडी होती है, पर हमेशा तो नहीं होती ना, रेस्टिंग फेज पे बहुत जल्दी आ जाती है, ये एक्साइट होती है वापस से रेस्टिंग फेज पे आ जाती है क्योंकि कंडक्शन बहुत फास्ट है। तो रेस्टिंग फेज वो वाली फेज है कि जब इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नहीं है, ठीक है, उस वक्त आप इसे कह रहे हो कि जब इससे कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहा है, तब ये क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल। अब वो वाला अपन फेज बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस नर्व फाइबर व्हेन देयर इज कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जब इससे नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रही, मतलब ट्रांसमिट हो रही है एक एंड से दूसरे एंड तक, राइट। तो जब इससे नर्व इम्पल्स कुछ अलग नहीं है, नर्व इम्पल्स यही पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, राइट, जिसे आप कहोगे कि एक ग्रेडियंट डेवलप होता है ना। जब आप कहते हो कि हमने कहा कि भाई यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो एक ग्रेडियंट डेवलप होता है, राइट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, इसी को नर्व इम्पल्स कहते हैं, इसी को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये जो टर्म यहाँ यूज किया गया है, दे आर सेम, दो ऑल द थ्री आर सेम। एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस और आपका नर्व इम्पल्स, तीनों सेम है, तीनों सेम टर्म्स हैं। अब बात करें दैट इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस नर्व फाइबर व्हेन देयर इज कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये एक पॉइंट ऑफ कंपैरिजन हुआ। सेकंड पॉइंट क्या बोला, द मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस देन टू सोडियम आयंस। जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा परमिएबल है पोटेशियम आयंस के लिए एज कंपेयर टू सोडियम आयंस। जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा परमिएबल है फॉर पोटेशियम आयंस एज कंपेयर टू सोडियम आयंस, ठीक है। और यहां पर जो मेम्ब्रेन होती है वो इस वक्त पे, ठीक है, जब कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही है उस वक्त तो ये परमिएबिलिटी है, लेकिन जिस वक्त ये नर्व इम्पल्स का कंडक्शन चल रहा है उस वक्त इसकी परमिएबिलिटी चेंज होती है। कैसे चेंज होती है कि जो मेम्ब्रेन है वो अब ज्यादा परमिएबिलिटी दिखाएगी सोडियम आयंस के साथ और लेस परमिएबिलिटी दिखाएगी पोटेशियम आयंस के साथ, ठीक है। समझ आई क्या कहानी कि पोटेशियम और सोडियम आयंस में सबसे पहले पता है ये चेंज आता है सोडियम आयन से। ये चेंज आना शुरू कहां से होता है, एक शॉर्ट इंटरवल के लिए पढ़ा था ना हमने, साइट ए साइट बी करके, एक शॉर्ट इंटरवल के लिए सोडियम आयंस की परमिएबिलिटी ये इंक्रीज करती है। यहां कम है, यहां कम है, तो एक शॉर्ट इंटरवल के लिए मेम्ब्रेन सोडियम आयन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देती है और जैसे ही सोडियम आयन ज्यादा आए तो पोटेशियम का फिर वो पूरा का पूरा ग्रेडियंट चेंज हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और फिर तो कहानी चलती रहती है। फिर तो एक से दूसरा, साइट ए से साइट बी ए में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ए से बी, इस तरीके से फिर वो नर्व का कंडक्शन जो है वो इम्पल्स का चलता रहता है। यही पढ़ा है हमने कि इम्पल्स कंडक्शन फिर इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक। साइट ए साइट बी वाला डायग्राम याद कर लो। तो भाई दीज विल बी द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द रेस्टिंग पोटेंशियल एंड द एक्शन पोटेंशियल। देख लो एक बार इन्हें, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट देखें या अभी इसमें और कुछ बाकी है? सी डी तो बाकी नहीं है इसका। चलो बढ़े आगे, आ जाओ। नहीं भाई, सी और डी तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोसेसेस। आपको इन प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करना है। पोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ अ नर्व फाइबर, एक नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोसेसेस, पोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ अ नर्व फाइबर, एक नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन कैसे पोलराइज होती है। यार मुझे ऐसा लग रहा है कुल मिला के ये लोग अपन से पूरा चैप्टर ही रिवाइज करवा लेंगे क्वेश्चंस में, वैसे भी चैप्टर था इतना छोटा। अब देखो अभी अभी हमने मेम्ब्रेन बताया कि हाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो परमिएबिलिटी सोडियम आयंस की बढ़ती है, और अब ये कह रहे हैं कि पोलराइजेशन बताओ। ये जस्ट उसके बाद की ये प्रोसेस है। चलो आ जाओ। पोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ अ नर्व फाइबर, यहां क्या होगा, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, जब हमने कहा कि वो रेस्टिंग कंडीशन पे है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो पोटेशियम आयन का ज्यादा होता है, सोडियम का कम होता है। ठीक है, सोडियम आयन का कम होता है। The concentration of potassium ion is more inside the exoplasm while the concentration of sodium ion is more outside the exoplasm, है ना। तो as a result the potassium ions move faster from inside to outside, जिसकी वजह से एक ग्रेडियंट डेवलप हुआ कि क्या है वो भाई, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ ही हमेशा मूवमेंट होता है। हमेशा मूवमेंट कहाँ होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो बस ये क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये मूव करेंगे तो क्या होगा, therefore the membrane becomes positively charged outside and negatively charged inside। जो मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और अंदर की तरफ से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन और पोलराइज्ड नर्व। इसे क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन या पोलराइज्ड नर्व कहते हैं। जिसमें क्या हुआ, जिसमें ये परमेएबिलिटी, ये आयंस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया। देखो कौन सा चेंज हुआ कि मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है बाहर से और नेगेटिवली चार्ज हो गई है अंदर से। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन या पोलराइज्ड नर्व। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन या पोलराइज्ड नर्व। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट। देखो बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ अ नर्व फाइबर। पोलराइजेशन बता दिया तो डीपोलराइजेशन को कैसे छोड़ दे। ठीक है, अब आपको बताना है डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ अ नर्व फाइबर, कि एक नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन डीपोलराइज कैसे होती है। चलो आ जाओ जल्दी से। सी, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस इज गिवन टू अ नर्व फाइबर, जब एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दिया जाता है एक नर्व फाइबर को, जो कि यहीं से जनरेट हुआ है, कहीं और से नहीं दिया है किसी ने कि अलग से कोई लाके शॉक लगाता है, नहीं। एन एक्शन पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस क्या है, एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। ठीक है, एंड द मेम्ब्रेन बिकम्स परमिएबल टू सोडियम आयंस, और मेम्ब्रेन जो है वो सोडियम आयंस के लिए परमिएबल हो गई एज कंपेयर टू पोटेशियम आयंस। ठीक है, सोडियम के लिए ज्यादा परमिएबल हो गई। दिस रिजल्ट्स इनटू पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एंड नेगेटिव चार्ज आउटसाइड ऑफ द नर्व फाइबर, हेंस द मेम्ब्रेन इज सेड टू बी डीपोलराइज्ड। मतलब मैम कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपने जो ए में पढ़ा उसको रिवर्ट करना था। ध्यान से देख लो एक बार। चलो, तो ए पार्ट से कंपेयर किया आपने कि यहाँ पर सिर्फ आपको इसको रिवर्ट ही करना था भाई, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, जैसी कंडीशन वहां थी उसकी अपोजिट कंडीशन यहाँ होगी और ये कहलाएगी डीपोलराइज्ड। अब बात करें हम आगे सी पार्ट की, दैट एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन सी पार्ट। ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इंपल्स अक्रॉस अ केमिकल सिनैप्स। एक केमिकल सिनैप्स के अक्रॉस नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि एक केमिकल सिनैप्स के अक्रॉस
नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स। सी सिनेप्स इज अ स्मॉल गैप। सिनेप्स क्या है, मैंने आपसे क्या कहा था कि सिनेप्स क्या है, एक गैप है, क्लेफ्ट है, ठीक है। सिनेप्स क्या है, एक स्मॉल गैप है जो कि होता है किसके बीच में, देखो दो न्यूरॉन्स में, जो उसका एक न्यूरॉन का लास्ट पार्ट होगा वहां क्या होगा, उसका एक्सॉन होगा, उसका टर्मिनल एंड होगा, ठीक है। और दूसरा न्यूरॉन का क्या होगा, उसका बिल्कुल टॉप रीजन होगा जहां पर क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। तो सिनेप्स कहां पाया जाएगा, सिनेप्स पाया जाएगा। सिनेप्स क्या है, इट इज अ स्मॉल गैप दैट अकर्स between the last portion of the axon of a neuron and the dendrite of the next neuron, ठीक है। जब when an impulse reaches at the end plate of the axon, जब एक इम्पल्स एक्सॉन के बिल्कुल एंड प्लेट उसके बिल्कुल पेट है जब एक इम्पल्स एक्सॉन के बिल्कुल एंड प्लेट पे उसके टर्मिनल एंड पर वो जो नॉब्स पाए जाते हैं ना वहां पहुंच जाएगा, तो ये जो वेसिकल्स हैं जिनके अंदर क्या है, केमिकल सब्सटेंस, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, उसका भी ले लो एग्जांपल, सच एज एसिटाइलकोलिन। ये क्या करेंगे, ये वेसिकल्स, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। ये सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या करेंगे, ये फ्यूज हो जाएंगे विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये केमिकल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलोंग मूव करते हुए क्लेफ्ट की तरफ जाएगा और क्या करेगा, एंड अटैचेस टू द कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। मतलब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट की मेम्ब्रेन से जाके ये क्या कर देंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। समझ आई क्या कहानी, बना लें क्या अपन इसको, दिया है क्या डायग्राम, इन्होंने दिया है, दिया है, दिया है, दिया है। चलो अपन नहीं बनाते हैं, अपन को डायग्राम दिया है भाई, आ जाओ देखो डायग्राम को समझ लेते हैं, आ जाओ। क्या हुआ, एक न्यूरॉन का, ठीक है, एक न्यूरॉन का क्या, बिल्कुल उसका एंड पोर्शन कैसा होता है, आपको पता है कि एक्सॉन होता है और एक्सॉन टर्मिनल एंड होता है ना। नॉब्स पाए जाते हैं ना इस तरीके के, एक्सॉन में उसके टर्मिनल एंड में इस तरीके के नॉब्स पाए जाते हैं। बनाया था ऐसा डायग्राम हमने, भूल तो नहीं गए हो, बना दूं मैं एक बार फिर से। पिंक कलर की नर्व बनाएंगे आज, पिंक कलर की, देखो। नहीं यार, उस दिन लेटी हुई बनाई थी, आज बैठी हुई बनाते हैं। क्या बना दिया मैम आपने ये, अरे बस देखते जाओ तुम लोग। ठीक है, इसमें पाए जाते थे ऐसे नोब्स, ऐसे नॉब्स। इन नॉब्स का ही स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपको, ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है। ये नॉब्स का ही स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये नॉब दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल है ये पूरा क्या है, एक्सॉन। ये क्या निकलेंगे इससे, डेंड्राइट्स, ऐसे, ठीक है, ऐसे इससे क्या निकलेंगे, डेंड्राइट्स। ठीक, पूरा का पूरा डायग्राम बना के बता रही हूँ भाई, जल्दी से प्रैक्टिस कर लो, साथ साथ में इंतजार ना किया करो कि मैडम हमसे बोले तो हम बनाए, ठीक है। जब मैडम बना रही है तो आपको तो बनाने का ही है, ठीक। चलो इसको लगा देते हैं अपन नजर का टिक्का, बोले तो इसका न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक। ठीक है, मीजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक। अब क्या बनाना है हमें इसके आसपास, अब हमें बनानी है इसके आसपास माइलिन शीथ। कैसे बनाएंगे उसे हम,
ठीक है, देखो अब यहाँ पर अपन बाकी का स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, पहले मैं आपको बना के बता चुकी हूँ। फटाफट से मैं आपको बस ये बता दे रही हूँ कि देखो एक न्यूरॉन अगर ऐसा होता है तो दूसरा न्यूरॉन इससे कहाँ होगा, यहाँ पर इसका डेंड्राइट अटैच होगा। ठीक है, एक न्यूरॉन अगर ऐसा है और यहाँ से आके ये सारे डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इन सारे नॉब्स के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं अगर आपको कि यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन का ये डेंड्राइट है, ये जाके ऐसे अटैच हो गया है। ठीक, तो मतलब क्या होगा, अगर आप एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में देखोगे तो कनेक्शन कहाँ बिल्डअप होगा, एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल के इस नॉब से दूसरे न्यूरॉन के इस डेंड्राइट पे, यहीं पर कनेक्शन डेवलप होगा ना। बस यही लिखा था थ्योरी में। फिर उन्होंने क्या कहा कि इन दोनों के बीच में पाया जाएगा एक गैप, इस गैप में भरी होगी क्या, इस गैप में, सॉरी इससे होना चाहिए था एक अलग कलर से। मान लो यहाँ पर क्या है, ये डेंड्राइट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये डेंड्राइट है दूसरे न्यूरॉन का। ठीक है, मान लो ये डेंड्राइट्स हैं दूसरे न्यूरॉन के, सिर्फ डेंड्राइट बना रही हूं मैं, दूसरा कुछ नहीं। तो ये डेंड्राइट और इस एक्सॉन टर्मिनल के बीच में एक ऐसी फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसे आप सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह रहे हो। और क्या है इसके बीच में, और इसके बीच में पाए जा रहे हैं कुछ ऐसे रिसेप्टर्स। ठीक है, इसके बीच में पाए जा रहे हैं कुछ ऐसे रिसेप्टर्स। तो क्या हुआ देखो, इसके पास ठीक है सिनेप्टिक, ठीक है इसके पास सिनेप्टिक वेसिकल्स में, अब यहाँ डायग्राम में देखते जाना, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या पाए जा रहे हैं, इनमें पाए जा रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स, एसिटाइल कोलिन है ना। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा केमिकल है, कौन से केमिकल की हम बात कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर में, एसिटाइल कोलिन। ये क्या करेगा, ये इसके जैसे ही इन्हें पता चलता है कि अच्छा दूसरा आके डेंड्राइट हमसे चिपक रहा है, तो ये वेसिकल इसकी मेम्ब्रेन के अलोंग मूव करने लगते हैं। मेम्ब्रेन के अलोंग मूव करे तो ये देखो यहाँ आके ये इसकी मेम्ब्रेन से जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है, जो बीच में ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। ये क्या है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये दिख नहीं रहा होगा कलर, ये जो बीच में फ्लूइड फिल्ड कैविटी वाला रीजन है ना, ये क्या है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता, दो एक्सॉन, ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच का गैप होता है, सिनेप्स, जिसमें क्या भरी होती है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक है, आप क्या कह दोगे उसे कि फ्लूइड फिल्ड गैप है, तो उसे आपने कहा सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में इन वेसिकल्स ने जाके अपना एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज कर दिया रिलीज। अब देखो यहाँ पर ये इस पूरी मेम्ब्रेन में आ चुका है एसिटाइल कोलिन। अरे ये देखो इस पूरी मेम्ब्रेन में यहाँ पर ये एसिटाइल कोलिन, ये केमिकल रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, इस पूरे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, सॉरी, ठीक है, ये रिलीज हो चुके हैं। अब इस क्लेफ्ट में ये जब रिलीज हो चुके हैं, इसके बाद अगर ध्यान दोगे तो यहाँ इस नए न्यूरॉन के डेंड्राइट रीजन में ये जो रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ किए, ठीक है, इसके पास क्या था, ध्यान देना मैं यहाँ भी ड्रॉ कर रही हूँ साथ साथ में, इसके पास क्या थे, न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसकी सिनेप्टिक वेसिकल में इसने इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को यहाँ इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर दिया। सिनेप्टिक क्लेफ्ट से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच की मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स हैं, तो इन रिसेप्टर्स के थ्रू ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आगे पहुंच गए, और ये आगे पहुंच गए तो मतलब इंपल्स आगे पहुंच गया। ये क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट कराते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो पहुंच गया नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में। कहानी समझ आई, हाँ या ना, हाँ या ना, आई समझ में कहानी। एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिट हो गए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की थ्योरी पढ़ लेते हैं कि जो केमिकल है एसिटाइल कोलिन, ये इनएक्टिवेट हो जाएगा बाय एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। ठीक है, और ये एंजाइम कहाँ पाया जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द डेंड्राइट में, एंड
It hydrolyzes acetylcholine and this allows the membrane to repolarize. ये acetylcholine को फिर से हाइड्रोलाइज कर देगा जिससे ये मेम्ब्रेन फिर से रीपोलराइज हो जाएगी, जो पोलराइज हुई थी फिर से रीपोलराइज हो जाएगी। डायग्राम के थ्रू आप इसके एक एक स्ट्रक्चर को अगर समझते चलोगे तो आपको प्रोसेस बहुत क्लियर रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। कुछ चीजों का आपको डायग्राम बना के बताना है न्यूरॉन का। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तो बनाया था, फिर से क्यों बनाऊं मैं? ये लो डायग्राम न्यूरॉन का। ठीक है, अभी तो बनाया था भाई मैंने, ये लो न्यूरॉन का डायग्राम। यहां से हम सेकेंड न्यूरॉन को हटा देते हैं, बाकी तो सब ठीक ही है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है। चलो लेबलिंग्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल बटन। ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल बटन्स। नॉब्स पाए जाते हैं ना यहाँ पर, ये सारे टर्मिनल नॉब्स, ये सारे टर्मिनल नॉब्स जो हमने यहाँ बनाए। ठीक है, अब इसमें आपको ये पूरा का पूरा एक्सॉन है जिसके आसपास घिरी हुई है क्या? जिसको आसपास से ये पर्पल कलर की माइलिन शीट आपको नजर आ रही है ना? इस माइलिन शीट के अंदर है क्या? एक्सॉन है पूरा। मतलब अगर आप मेन रीजन्स की बात करोगे तो न्यूरॉन के मेन रीजन्स आप क्या क्या बताते हो? ये इसकी क्या है? सेल बॉडी। पहले मेन रीजन्स बताते हैं। चलो मेन रीजन्स लेबल करते हैं। ये क्या है? इसकी सेल बॉडी। सेल बॉडी की बात करो और न्यूक्लियस की बात ना करो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी ना हो सके। तो ये हो गया न्यूक्लियस। सेल बॉडी और न्यूक्लियस के बाद अगर मैं बात करूं तो हम बात करते हैं किसकी? कि इसकी सेल बॉडी और न्यूक्लियस के बाद इसके मेन रीजन्स में आप कहते हो कि इसके डेंड्राइट्स भी आते हैं। ये क्या हुआ? ये डेंड्राइट, ये डेंड्राइट, ये डेंड्राइट, ये डेंड्राइट, क्या है ये सारे? डेंड्राइट्स। ठीक है, ये सब क्या है? डेंड्राइट्स। ओके, इसके बाद डेंड्राइट्स, सेल बॉडी। अब बचा क्या? अब बचा है मैम एक्सॉन। ये क्या हो गया इसका? एक्सॉन। और ये क्या है? एक्सॉन के टर्मिनल्स। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल्स। आप क्या लेबल करोगे कि इसमें पाई जा रही है एक कवरिंग। ठीक है, एक इसको कवर कर रही है पूरी इसके आसपास माइलिन शीट। इसके अलावा इसमें पाई जाती हैं कुछ सेल्स। ठीक है, जिन्हें आप कहते हो श्वान सेल्स। ठीक है, इन सेल्स को आप क्या कहते हो? इन सेल्स को आप कहते हो श्वान सेल्स। ठीक, और क्या लेबल करोगे आप इसमें? नीजल्स ग्रेन्यूल्स। ये क्या है? नीजल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स। देख लो भाई, लेबलिंग्स के साथ डायग्राम पूरा समझ लो एक बार, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है डायग्राम? लेबल्ड डायग्राम बनाना है आपको न्यूरॉन का, और भी कुछ स्ट्रक्चर्स अभी आगे और आएंगे, BCD जो भी आएगा वो भी बना देंगे भाई। क्लियर है? बढ़े आगे? चलो, पिंक कलर की नर्व सेल। ओ ब्रेन का डायग्राम बनाना है अब तो। क्या बात है? ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग में अब आपको बनाना है ब्रेन। ये रहा भाई, ये रहा आपका ब्रेन। देखो कितने पार्ट्स, कौन कौन से रीजन्स आपको इस डायग्राम में शो किए हैं। देखो फटाफट से, कौन कौन से पार्ट्स, रीजन्स यहाँ पर डायग्राम में शो किए हैं।
सी देखो, सबसे पहला रीजन तो आप क्या बताओगे यार? सबसे पहले आप बताओगे सबसे बढ़िया वाला, बड़ा वाला, मेजर पार्ट कंस्टिट्यूट करने वाला फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद आप बताओगे इसका ये रहा, जो इसके बाद आता है वही मिड ब्रेन, है ना। इसके बाद आता है इसका, कहां गया, ये रहा हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक। फोर ब्रेन के बाद आप क्या कहोगे कि फोर ब्रेन को फर्दर कितने रीजन्स में आप पढ़ते हो? सेरिब्रम इसका सबसे बढ़िया वाला, ठीक है, पूरा मेजर पोर्शन, जिसके इस पूरे रीजन को आप क्या कहते हो? सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हो, ठीक है। लिखा है क्या कहीं पर? नहीं लिखा है, ठीक है। क्या कहते हो आप इसे? सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हो, जिसके बीचों बीच ऐसा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, मतलब अगर हम ये तो मतलब ऑलरेडी ये आपको कैसा बताया गया है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल कट करने के बाद ही बताया है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे कि ऐसे हम खड़े हुए हैं और हमारे ब्रेन का बिल्कुल ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रीजन अगर आप देखोगे तो उसमें एक ऐसा क्लेफ्ट पाया जाता है। उस क्लेफ्ट की वजह से ये लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में अखरोट है, अखरोट खोल के देख लो, समझ जाओगे, ठीक है। उसमें भी लेफ्ट और राइट होता है ना, बस वैसे ही लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में ये डिवाइडेड है। अब ये लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर तो मैंने बता दिया। अदरवाइज यहाँ बात करें किससे ये कवर्ड होता है? क्रेनियम, क्रेनियल बोन से बना क्रेनियम, जिसे क्या कहते हो आप? स्कल कहते हो, स्कल लिखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर बात करें किसकी, तो यहाँ पर इसमें पाया जा रहा है क्या? थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये भी फोर ब्रेन के ही पार्ट है, ठीक है। हाइपोथैलेमस और इसके भी ऊपर थैलेमस होता है, ये भी फोर ब्रेन के ही पार्ट है। अब बात करें हम किसकी? मिड ब्रेन की। तो भाई मिड ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस और हिंड ब्रेन के पॉन्स रीजन के बीच का पोर्शन। तो ये देखो बीच का पोर्शन मिड ब्रेन। इसके बाद आया इसमें क्या? इसके बाद आया इसमें हिंड ब्रेन में पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम, ये तीन रीजन्स हिंड ब्रेन के आते हैं। ये होगी यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। अब बात करें किसकी भाई? यहाँ, ठीक है, इस रीजन में पाई जाती है आपकी मास्टर ग्लैंड विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड। देख लो एक बार जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 ए में हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया, बी में बता दिया हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब हमें बताने हैं क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो गया। राइट शॉर्ट नोट्स, मुझे लगा और डायग्राम बनाने हैं, तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। न्यूरल कोऑर्डिनेशन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्या है? आओ समझते हैं। व्हाट इज न्यूरल कोऑर्डिनेशन? क्या है न्यूरल कोऑर्डिनेशन? द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग। जो न्यूरल सिस्टम है वो क्या करता है? रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। न्यूरल कोऑर्डिनेशन मतलब आपसे कुल मिला के आपका चैप्टर का ही पूरा हिस्सा पूछ लिया कि ओवरऑल ये क्या है। तो एकदम ब्रॉडली आप बताओगे कि ओवरऑल न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो भाई ये वो होता है जिससे आप बॉडी के सारे ऑर्गन्स के बीच में एक रैपिड कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हो, ठीक है। ये वो सिस्टम है जिससे आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के बीच में इतना रैपिड कोऑर्डिनेशन है कि आपने बस, अभी मैं बोल रही हूँ, मैंने सोचा कि मुझे अपने थंब को मूव करवाना है पैरों के, और वो मूव करने लगा। मतलब यहाँ से आप लास्ट सबसे लोअर मोस्ट ऑर्गन तक के बीच में भी उतना ही रैपिड कोऑर्डिनेशन लेके बैठे हो। ऐसा नहीं है कि ये ब्रेन के पास है ना इसलिए जल्दी झपक जाती है, वो पैर ब्रेन से थोड़ा दूर है ना इसलिए उसको टाइम लगता है मूव होने में। ऐसा है क्या? नहीं। चाहे ब्रेन से कितना भी पास हो कोई भी ऑर्गन या फिर कितना भी दूर हो कोई ऑर्गन, सबके बीच में उतना ही क्विक, उतना ही फास्ट, उतना ही बराबरी का न्यूरल कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। दिस कोऑर्डिनेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, और ये कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के फॉर्म में होता है, एंड इज क्विक एंड शॉर्ट लिव्ड ऑल्सो। क्विक होता है और बहुत शॉर्ट लिव्ड इम्पल्स होता है। All the physiological processes in the body are closed, linked and dependent upon each other. हमारी बॉडी की जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं ये सब क्लोज्ड होती हैं, लिंक्ड होती हैं एक दूसरे से, और कंप्लीटली एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं।
जैसे कि अगर हम बात करें कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को चाहिए बहुत सारा ऑक्सीजन, है ना। जैसे कि हम बात करें कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारी बॉडी को चाहिए बहुत सारा ऑक्सीजन, बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए, बहुत सारा खाना चाहिए, क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम कर रही है तो इसलिए और ज्यादा मांग रही है। तो हेंस द ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली। इसीलिए जो हमारा ब्रीदिंग रेट, हम तेज तेज सांस लेते हैं, हांफने लगते हैं, हमारा ब्रीदिंग रेट अपने आप बढ़ जाता है। ब्रीदिंग रेट बढ़ता है तो जब आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लोगे, देखो मैं पूरा एक बार आपको फ्लो समझाती हूँ कि कैसे आपका हार्ट का, लंग्स का, किडनी का, सबका रेट बढ़ जाता है एकदम से। सब एक दूसरे के से डिपेंड करते हैं ना, सब कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहे हैं। तो होता क्या है कि जब मैंने एकदम से सोचा बैठे बैठे, बहुत देर से मैं सुबह से बैठी हुई थी, दोपहर तक, शाम तक बैठी हुई थी, शाम को मुझे एकदम से फील आया कि यार एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने बहुत देर तक स्किपिंग करना शुरू कर दिया। जो मैंने रस्सी कूदना स्टार्ट किया, मैं आधे 1 घंटे तक स्किपिंग कर रही हूँ। अब इतनी ज्यादा स्किपिंग करने से क्या होगा, मेरी बॉडी दिन भर से तो इतनी एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट थी नहीं, लेकिन अब अचानक से दिन भर के 10 घंटों में उसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए थी। इतना रैपिड 1 घंटे का एवरेज निकालोगे 10 घंटे में, तो हर घंटे में बॉडी को उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ एक ही घंटे में बॉडी को पिछले 10 घंटे की इकट्ठी एनर्जी एक साथ 1 घंटे में चाहिए, राइट। बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ी, क्यों? क्योंकि आपने बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम ज्यादा करना शुरू कर दिया। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो बॉडी क्या करेगी, बहुत सारी ऑक्सीजन लेगी। बहुत सारी ऑक्सीजन लोगे तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालोगे भी। अब ऑक्सीजन ज्यादा लेना, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज करना, मतलब ब्रीदिंग रेट बढ़ा। ब्रीदिंग रेट बढ़ा तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ा, कि गैसियस एक्सचेंज भी जल्दी कराओ। जब वो ऑक्सीजन ज्यादा लेके आ रहा है तो जल्दी से उसे चेंज करके दो ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। लंग्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ाएंगे। ब्रीदिंग रेट बढ़ा, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ी तो ब्रीदिंग रेट बढ़ा, ब्रीदिंग रेट बढ़ा तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा। अब जब लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इतनी जल्दी जल्दी बनाना, चेंज करना शुरू कर दिया है, गैसियस एक्सचेंज, तो हार्ट के पास भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जल्दी जल्दी बहुत बहुत सारा पहुंचेगा। अब हार्ट के पास अगर इतना सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जल्दी जल्दी आ रहा है तो वो क्या करेगा, जल्दी पंप करो और आ रहा है, जल्दी पंप करो और आ रहा है, तो हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। ब्रीदिंग रेट बढ़ा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ा। हार्ट रेट बढ़ा तो वो जो ब्लड है अब वो किडनी के पास भी जल्दी जल्दी पहुंचेगा और किडनी का रेट भी बढ़ जाएगा, फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ा। तो आप समझ रहे हो कि सारी चीजें, हर एक प्रोसेस कैसी है, कोऑर्डिनेटेड, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने सिर्फ रस्सी कूदना शुरू करा और सब बेचारे अंदर परेशान हो गए, ठीक है। और इन लोगों को परेशान करते ही रहना चाहिए, अदरवाइज बैठे बैठे ये क्या करेंगे, ठीक है, मोटे हो जाएंगे सब। इन सबको क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ये सारी जो प्रोसेसेस चल रही हैं सब मशीनरी है हमारी। मशीन्स के बारे में आप सबको पता है कि मशीन्स को जितना ज्यादा, ठीक है, जितना ज्यादा मशीन्स को काम करवाते रहो, एक्टिव रहेंगी, यूज की जाती रहेंगी, उतनी ज्यादा क्या रहेंगी, बिल्कुल फ्रीक्वेंट, स्मूथ चलेंगी। तो बस वैसा ही काम है, इनसे काम कराते रहो तो बढ़िया रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेंगे। अदरवाइज जाम होके बैठ जाएंगे, ठीक है। कहते हैं ना कि हार्ट से काम कराओ बढ़िया, नहीं तो ब्लॉकेज हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, फिर मत कहना। तो हार्ट से काम कराओ, सबसे काम कराओ, बॉडी की सारी मशीनरी से जितना काम कराओगे उतना फिट रहोगे, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि भाई सबका कोऑर्डिनेटेड काम है यार। देखो अकेला कोई नहीं कुछ करता, ठीक, सारे अपने जितने ऑर्गन है ना, जितने सारे सबके फंक्शन है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिस लीड्स टू अ फास्टर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मसल्स। अब ये हार्ट भी तेज तेज फास्ट बीट करेगा तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी मसल्स तक तेजी से पहुंचेगा। और जो सेल्यूलर फंक्शंस है इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए भाई कंटिन्यूअस रेगुलेशन। दीज फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय द हार्मोन्स, और इन सेल्यूलर फंक्शंस को लगातार रेगुलेट करने का काम हार्मोन्स करते हैं, ठीक है। इन सेल्यूलर फंक्शंस को लगातार रेगुलेट करते रहने का काम हमारे हार्मोन्स करते हैं। हेंस द न्यूरल सिस्टम along with the endocrine system control and coordinate the physiological processes। मतलब हमारा न्यूरल सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे हार्मोन्स, राइट, ये एक साथ मिलकर कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, ठीक है। समझ आया आंसर? चलो बी पार्ट देखते हैं इसका। फोर ब्रेन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फोर ब्रेन, देखो फोर ब्रेन के बारे में क्या शॉर्ट नोट लिखोगे आप, वही है जो आपने अभी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में बताया।
फोर ब्रेन के बारे में यही बताओगे ना आपकी, भाई सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस, यही चीजें बताओगे। चलो देख लेते हैं एक बार फिर से। मेन थिंकिंग पार्ट है ये ब्रेन का, इसके भी 3 फर्दर रीजन्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, इसमें 4/5 जो है इसका वेट का 4/5 रीजन इसी के पास है। सेरिब्रम जो है इसे हमने 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड किया हुआ है, हमने नहीं किया हुआ है मैडम इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। हाँ ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है भाई ऐसा ही है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक गैप पाया जाएगा, उसे क्या कहोगे? क्लेफ्ट। ये क्या कर देगा? ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर को लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देगा। डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये हेमिस्फेयर्स कनेक्टेड रहेंगे किसके थ्रू? जॉइंट होंगे बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जिसे आप कॉर्पस कैलोसम कहते हो। इन सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को कवर करेगी एक लेयर ऑफ सेल, जिसे आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हो या ग्रे मैटर कहते हो। इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी आप फर्दर डिवाइड करते हो किन रीजन्स में? सेंसरी रीजन, मोटर रीजन और लार्ज रीजन्स में, ठीक है। ये सेंसरी और मोटर रीजन्स क्या करते हैं? ये देखो, they are known as association areas that receive sensory impulses from various receptors as well as from motor regions that control the movement of various muscles, जो कि various muscles, जितनी भी मसल्स है ना हमारी, उन सब के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जो इनर मोस्ट पार्ट है सेरिब्रम का, ये एक ओपैक व्हाइट अपीयरेंस देता है, तो इसे आप व्हाइट मैटर कह देते हो, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ठीक है। ये कहानी हुई आपके सेरिब्रम की। थैलेमस और हाइपोथैलेमस की देख लेते हैं। थैलेमस क्या है? मेन सेंटर है कोऑर्डिनेशन का फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, और इसे रैप किया हुआ है पूरी तरीके से सेरिब्रम ने। हाइपोथैलेमस क्या है? ये लाई करता है एट द बेस ऑफ थैलेमस। कहां पाया जाता है? थैलेमस के बेस पर। और इसमें होते हैं नंबर, देखो मैं थोड़ा सा फास्ट बता रही हूं क्योंकि हम पूरा अभी फर्स्ट आंसर में ही पढ़ के आए हैं और चैप्टर में तो अभी अभी पढ़ा है, ठीक। तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ सेंटर्स, मतलब आप देखा जाए तो 2 लेक्चर से आप यही पढ़ रहे हो बार बार। कल के लेक्चर में पूरा सीएनएस में यही पढ़ा, आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही पढ़ा, 5th क्वेश्चन में भी यही पढ़ रहे हो। तो भाई इसमें क्या होता है? इट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस एंड कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स दैट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। और इसमें ऐसे कई सारे सेंटर्स होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। And the urge for eating and drinking. Some regions of cerebrum along with hypothalamus are involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions such as excitement and pleasure and fear and etc. ठीक है, fear and etc. तो ये हुआ आपका आंसर। अब आई बात मिड ब्रेन की, तो भाई वो भी बता चुके हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो मिड ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन हुआ, मिड ब्रेन क्या है? ये लोकेटेड होता है कहां पर? इट इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस रीजन ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स रीजन ऑफ द हिंड ब्रेन। जो डॉर्सल सरफेस है मिड ब्रेन का, इसमें क्या होता है? सुपीरियर और इंफीरियर कॉर्पोरा बाइजेमिना और 4 राउंड से लोब्स होते हैं। इन लोब्स को आप कहते हो क्या? इन्हें आप कहते हो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक। अ कैनाल नोन एज सेरिब्रल एक्विडक्ट, एक कैनाल जिसे आप सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हो, ये इसी के थ्रू, मिड ब्रेन के थ्रू पास होती है। मिड ब्रेन इज कंसर्न्ड विद द सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग, ठीक है। इसका रिलेशन हमारा सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑफ हियरिंग से भी है, ठीक है। इसका रिलेशन हमारी सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑफ हियरिंग से भी है। अब मुझे लग ही रहा था कि जब इन्होंने फोर और मिड पूछ लिया है तो ये हिंड ब्रेन का शॉर्ट नोट भी पूछेंगे। पूछ लिया, चलो बता देते हैं। देखो हिंड ब्रेन क्या करेगा? इसके भी 3 फर्दर रीजन्स हैं, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। 3 रीजन्स हैं। पॉन्स क्या है? इट इज अ बैंड ऑफ नर्व फाइबर जो कि होता है कहां पर? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, और मिड ब्रेन के बीच में। ये कनेक्ट करता है लेटरल पार्ट ऑफ सेरिबेलर हेमिस्फेयर को, ठीक है। जो लेटरल पार्ट्स हैं उनको ये कनेक्ट करने का काम, ज्वाइन करने का काम करता है एक दूसरे के साथ। आगे बढ़ जाते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा और देख लेते हैं। देखो सेरिबेलम क्या है? ये काफी लार्ज और वेल डेवलप्ड पार्ट है हिंड ब्रेन का, है ना। हिंड ब्रेन के कंपैरिजन में, तीनों पार्ट के कंपैरिजन में लार्ज है।
होता कहां पर है? इट इज लोकेटेड बिलो एट पोस्टीरियर साइड्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स एंड अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये रिस्पॉन्सिबल है पॉस्चर और बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये हमारी बॉडी के पॉस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो इट इज द पोस्टीरियर एंड सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का पोस्टीरियर और सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है। ये लोकेटेड होता है बीनीथ द सेरिबेलम and its lower end extends in the form of spinal cord and leaves the skull through foramen magnum। ठीक, ये हमने अभी अभी पढ़ा था ऑलमोस्ट पूरा का पूरा। तो भाई बताओ जरा कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को कल एक बार, और मैंने क्विक रिवीजन दिया था तो फिर से 2 बार, और फिर आज क्वेश्चन नंबर 1 में 3 बार, और अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में 4 बार पढ़ के स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड पार्ट्स ऑफ ब्रेन को 2 दिन के अंदर 4 बार पढ़ के कैसा फील कर रहे हो? जल्दी बताओ। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन या पार्ट्स ऑफ ब्रेन को 2 दिन के अंदर 4 बार पढ़ के कैसा महसूस कर रहे हो बरखुरदार? जल्दी बताने का। चलो अब देखो, आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं भाई। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, सिनैप्स के ऊपर भी बताना है। सिनैप्स क्या है? तो अर्ज किया है कि सिनैप्स वो जंक्शन है जो पाया जाता है एक एक्सॉन टर्मिनल, मतलब एक न्यूरॉन की एंडिंग एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन की शुरुआत मतलब डेंड्राइट के बीच में। क्या पाया जाता है? सिनैप्स। ठीक है, इट इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल गैप जिसे आप सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हो। ये एक छोटे से गैप से सेपरेटेड होता है ये रीजन, जिसे आप सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हो, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, मतलब केमिकल भरा होता है। कौन सा केमिकल? कौन सा केमिकल? जरा कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से, कौन सा केमिकल भरा होता है, जल्दी से बताओ जरा। चलो, अब ये सिनैप्सेस जो है ना, ये 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स और केमिकल सिनैप्स। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट हम कह रहे हैं ना, ये नहीं होता। जी हाँ, यहाँ पर दोनों मेम्ब्रेन्स इतना क्लोज लाई करती हैं, एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट की, कि दोनों के बीच में बहुत क्लोज होती हैं। ठीक है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता। ठीक है, ऐसा कोई सिनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब फ्लूइड फिल्ड स्पेस नहीं होता, तो इसलिए उसे आप कहते हो क्या? ठीक है, वो वाला क्या हो जाता है आपका? इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। और दूसरा होता है केमिकल सिनैप्स, जहां पर ये फ्लूइड फिल्ड गैप होता है जिसमें केमिकल भरा रहता है। ठीक है, एक हो गया इलेक्ट्रिकल, एक हो गया केमिकल। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिनैप्सेस, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। इलेक्ट्रिकल में मेम्ब्रेन्स बहुत क्लोज लाई करेंगी और केमिकल में भरी होगी फ्लूइड फिल्ड गैप जिसमें केमिकल भरा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स और केमिकल। इलेक्ट्रिकल सिनैप्सेस की कहानी को एक बार जरा फिर से समझ लो कि जो प्री और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन्स हैं वो इतना पास होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन्स इतनी पास होती है कि कोई ऐसा स्पेस नहीं होता। Hence the impulse can move directly from one neuron to another। और जो इम्पल्स है वो डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट्स अ फास्टर मेथड ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन। ये इम्पल्स ट्रांसमिशन के एक फास्टर मेथड को दिखाता है। कौन सा वाला? इलेक्ट्रिकल सिनैप्सेस वाला। ठीक है, दूसरा केमिकल सिनैप्सेस में प्री और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इतने क्लोज भी नहीं होते, दोनों के बीच में गैप होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, तो ये सेपरेटेड होते हैं बाय अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देखो यहाँ नहीं है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यहीं पर है बस। जो ट्रांसमिशन है नर्व इम्पल्सेस का, अब ये केमिकल्स के थ्रू होगा। इन केमिकल्स को आप न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हो। न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक एग्जाम्पल आप लोगे तो इट इज एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर कौन? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो यहां पर क्या है? फ्लूइड फिल्ड गैप। क्या कह रहे हो? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या है इसके अंदर? न्यूरोट्रांसमीटर्स। कौन सा? एसिटाइल कोलिन। कौन सा सिनेप्स कहलाएगा? केमिकल सिनेप्स कहलाएगा। क्लियर है कहानी कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्स की क्या डिफरेंस है, और दोनों में से फास्टर मेथड ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन कौन सा है? तो दैट विल बी इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में जितने शॉर्ट नोट्स लिखे, जल्दी बताओ समझ आए क्या? जल्दी बताओ,
जितने शॉर्ट नोट्स लिखे समझ आ गए क्वेश्चन नंबर 5 के? 6 स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ये जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन आपने अभी पूरा बोला कि भाई इससे फास्टर मेथड है ये ट्रांसमिशन का, राइट? तो ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म है क्या, कैसे होता है ट्रांसमिट? चलो अरे 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 देखो, सिनेप्स क्या है? सिनेप्स जो है वो एक जंक्शन है दो न्यूरॉन्स के बीच का, ठीक है? सिनेप्टिक ट्रांसमिशन बताना है तो यहां हमें फिर से बताना पड़ेगा कि सिनेप्स क्या है। ये दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन होता है, ठीक है? अब इसमें, ठीक है, ये जब एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट से सेपरेटेड हो तब आप इसे कहते हो केमिकल, ठीक है, सिनेप्स। तो वहां पर जो ट्रांसमिशन होगा वो क्या होगा? केमिकल सिनेप्स के थ्रू जब होगा तो केमिकल ट्रांसमिशन होगा, और जब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के थ्रू होगा तो वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होगा। क्लियर कहानी? ये जो आपके दोनों तरह के सिनेप्स थे, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से जब इंपल्स ट्रांसमिट होगा तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कहलाएगा, केमिकल सिनेप्स से जब इंपल्स ट्रांसमिट होगा तो केमिकल ट्रांसमिशन कहलाएगा। बस यही कहा यहाँ पर, ठीक है? अब बताते हैं कि ये दोनों ट्रांसमिशन होंगे कैसे। देखो आ जाओ, केमिकल ट्रांसमिशन कैसे होगा? When a nerve impulse reaches the end plate of axon, जब एक नर्व इंपल्स एक्सॉन की एंड प्लेट तक पहुंचेगा, ये रिलीज करेगा एक न्यूरोट्रांसमीटर को, जिसे आप कहते हो एसिटाइल कोलिन। अभी बताया मैंने, है ना? कहां पर? सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अक्रॉस। ये केमिकल सिंथेसाइज होगा सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, इन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल तक इसे, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है ना, नीजल्स ग्रैन्यूल, वहां से ये बनेगा और पूरा एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगा, नॉब तक पहुंचेगा, ठीक है? ये एसिटाइल कोलिन डिफ्यूज होंगे अक्रॉस द क्लेफ्ट और बाइंड करेंगे जो दूसरे, ठीक है, डेंड्राइट की मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनके साथ, ठीक है? बाइंड करेंगे किससे? टू द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, है ना? This causes depolarization of the membrane and initiates an action potential. इससे मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी और उस नए न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे इंपल्स ट्रांसमिट हुआ। कौन से वाले में? केमिकल ट्रांसमिशन में। अब दूसरा भी है हमारे पास टाइप, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इसे भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन एन इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म्ड इन द न्यूरॉन। इस तरह के ट्रांसमिशन में न्यूरॉन में एक इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन एन इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म्ड इन द न्यूरॉन and this electric current generates an action potential and leads to transmission of nerve impulse. ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा? एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा और इससे नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होंगी अक्रॉस द नर्व फाइबर। ये रिप्रेजेंट करेगा एक फास्टर मेथड ऑफ नर्व कंडक्शन देन द केमिकल मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। जो आपने अभी केमिकल मेथड देखा है उससे ये फास्टर मेथड है, ठीक है? कौन सा वाला? कभी भी अगर आपसे एमसीक्यू में कहीं भी पूछे फास्टर मेथड कौन सा है, तो आप क्या कहोगे कि भाई इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इज द फास्टर मेथड एज कंपेयर टू केमिकल ट्रांसमिशन, ठीक है? देखो एक बार जरा दोनों ट्रांसमिशन को कोई डाउट है तो पूछो फटाफट से, भाई कमेंट बॉक्स का यूज किया करो यार, देखो, ठीक है? देखो एक बार जरा दोनों को कोई डाउट है तो पूछो, कमेंट बॉक्स का यूज करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6, दोनों तरह के ट्रांसमिशंस हमने देख लिए हैं, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल ट्रांसमिशंस। चलिए देखते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोडियम आयंस इन द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने में सोडियम आयंस का क्या रोल है? तो ये हम ऑलमोस्ट अभी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल एक बार फिर से रीड कर लेते हैं आंसर क्या है। देखो सोडियम आयंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैम, कहते हैं ना, क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंस है क्या करने में? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में।
जब एक नर्व फाइबर स्टिमुलेट होती है तो जो उसका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है, उस मेम्ब्रेन पे जितना पोटेंशियल होता है ऑलरेडी, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड द मेम्ब्रेन बिकम्स मोर परमिएबल, और मेम्ब्रेन और ज्यादा परमिएबल हो जाती है फॉर सोडियम आयंस। पूरा का पूरा जो नर्व ट्रांसमिशन है, ठीक है, इंपल्स जो ट्रैवल करते हैं, ये पूरा का पूरा जो कंडक्शन है ना, ये सोडियम आयंस का जो परमिएबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हुई इसी से होता है। जैसे ही मेम्ब्रेन में सोडियम आयंस के लिए परमिएबिलिटी आती है, ये बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए आती है, ठीक है, ये मत भूलना, ये बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए आती है, और इस परमिएबिलिटी के बाद से जो सोडियम आयंस के कंडक्शन की आप बात कर रहे हो, इससे, ठीक है, ये जैसे ही सोडियम आयंस के लिए परमिएबल हुई तो लेस परमिएबल हो गई किसके लिए, पोटेशियम के लिए कंपैरेटिवली। इससे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, एक ज्यादा दूसरा कम, और दूसरे साइड पे तो अपोजिट था, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट सोडियम आयंस आउटसाइड से इनसाइड की तरफ क्या करने लगेंगे, डिफ्यूज होने लगेंगे। डिफ्यूजन का फिनोमिना क्या होता है, यही तो होता है मैम कि जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होने लगे। यहां पर भी यही हो रहा है कि सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा वहां से, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ, क्योंकि वहां कम था तो मूवमेंट होने लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखा क्या, दिस कॉजेज द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब ये सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं ना, तो इससे मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सोडियम आयंस जो सारे अंदर आ रहे हैं, इससे क्या होगा, मेम्ब्रेन का अंदर वाला हिस्सा सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। while the outer membrane gains a negative charge, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। दिस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नोन एज डीपोलराइजेशन। ये जो पोलैरिटी का रिवर्सल हो रहा है ना बार बार, ठीक है, ये जो रिवर्स हो रही है ना पोलैरिटी बार बार, कि कभी इस तरफ पे ज्यादा है, फिर इस तरफ पे कम है, फिर इस तरफ पे ज्यादा है, फिर इस तरफ से कम है, तो ये जो बार बार पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, इससे क्या होगा, इसी से, ठीक है, इसी से यहां पर आप कहोगे कि जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है, ये डीपोलराइज हो रही है, ठीक है। अब हमने ये फिनोमिना पहले भी पढ़ लिया है और जो इससे पहले वाले आंसर्स में भी डिस्कस कर लिया। आगे देखते हैं, रैपिड इनफ्लो ऑफ सोडियम आयंस कॉजेज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू इंक्रीज एंड देयर बाय जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ये एक्शन पोटेंशियल ऐसे ही जनरेट हुआ है इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से, ठीक है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस में जो आप कह रहे हो कि एक तरफ बहुत ज्यादा सोडियम आयंस, एक तरफ इनका कॉन्सेंट्रेशन कम, एक तरफ और दूसरी तरफ मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस, राइट। तो इससे क्या होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होती है और सोडियम आयंस डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं आउटसाइड से इनसाइड। अब इनसाइड बहुत सारे आ जाएंगे तो फिर इनसाइड से आउटसाइड, फिर आउटसाइड से इनसाइड, और इस तरीके से ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, सेल में मेम्ब्रेन में एक्टिविटी होने लग जाती है। क्या कहते हो आप इसे, आप इसे कहते हो कि मेम्ब्रेन बिकम्स डीपोलराइज्ड। मेम्ब्रेन कैसी हो गई, अब डीपोलराइज हो गई, ठीक है। इस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी से क्या क्रिएट होता है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, आपको डिफरेंस बताना है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स के बीच में। You have to differentiate between myelinated and non-myelinated axons, ठीक है। myelinated axons क्या होते हैं और non-myelinated axons क्या होते हैं, फटाफट से देखेंगे, आ जाओ। myelinated और non-myelinated axons क्या है। myelinated axons के बारे में आप ये कहोगे कि यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज फास्टर, ठीक है। जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं इनसे नर्व इम्पल्स फास्टर ट्रांसमिट होते हैं, और नॉन माइलिनेटेड में नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कंपैरेटिवली स्लो है, ठीक है। माइलिनेटेड एक्सॉन हैज अ माइलिन शीथ। जो माइलिनेटेड एक्सॉन है इसमें माइलिन शीथ होती है, जबकि यहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। आप उसका नाम ही इसी से डिफाइन करते हो ना कि जिसके पास माइलिन शीथ है वो माइलिनेटेड है, और जिसके पास माइलिन शीथ नहीं है उसे आप नॉन माइलिनेटेड कहते हो। नाउ नोड ऑफ Ranvier is present between adjacent myelin sheaths,
जो एडजेसेंट माइलिन शीट्स होती हैं इनके बीच में, देखो अपन एक एक्सॉन एक बार फिर से फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं, सिर्फ एक्सॉन, ठीक है, सिर्फ इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। अब मान लो इसके आसपास अपन को माइलिन शीट बनानी है, तो अपन कैसे बनाते हैं, अपन ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, राइट। इसके आसपास माइलिन शीट आप कैसे ड्रॉ करते हो, ऐसे ही ड्रॉ करते हो। तो इस माइलिन शीट में ये जो आप, ठीक है, ये जो आप यहाँ पर इसका एक ऐसा कंस्ट्रक्शन दिखाते हो ना, इसी को आप क्या कहते हो, नोड्स ऑफ रेनवियर, इन्हें, ठीक है। ये क्या है, नोड्स ऑफ नॉन्स है, ये क्या लिखा मैंने, नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है, इसी को आप कहते हो नोड्स ऑफ रेनवियर। ये क्या होता है, अब भाई जिसके पास माइलिन शीट ही नहीं है तो फिर ये नोड ऑफ रेनवियर कहां से पाया जाएगा मैम, नहीं पाया जाएगा ना। तो जिसके पास माइलिन शीट है उसमें नोड्स ऑफ रेनवियर भी है, और जिसके पास माइलिन शीट ही नहीं है तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो क्लियर कहानी, माइलिनेटेड एक्सॉन्स की कहानी में आप ये कहोगे कि यहाँ पर नर्व इंपल्स फास्टर ट्रांसमिट होते हैं, इसमें स्लोअर होते हैं। इसमें माइलिन शीट होती है अराउंड द एक्सॉन, इसमें माइलिन शीट होती ही नहीं है। अब माइलिन शीट होती है तो नोड्स ऑफ रेनवियर भी होते हैं, और माइलिन शीट ही नहीं है तो नोड्स ऑफ रेनवियर भी नहीं है। सिंपल है, सिंपल है तीनों डिफरेंसेस। चलो नोट कर लो, या फिर अगर चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो क्या पूछा है। अरे कुछ डिफरेंसेस बाकी है, चलो दो और देख लेते हैं, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन और आएंगे, लेकिन डेंड्राइट एक्सॉन वही, ठीक है। चलो देखो, माइलिनेटेड एक्सॉन्स दे आर फाउंड इन ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, इनमें ये पाए जाएंगे। श्वान सेल्स, हाँ भाई ये जो डायग्राम बनाया था ना हमने, इसमें हम बना सकते हैं श्वान सेल्स। ये देखो यहाँ पर श्वान सेल्स भी होती है, वो भी बना देते हैं, डिफरेंस में उसे भी इंक्लूड कर लेंगे भाई। देखो सिंपल सी बात है यार, जिसके पास माइलिन शीट ही नहीं है, ठीक है, ये माइलिन पिंक वाली अपनी माइलिन शीट ही नहीं है, तो फिर नोड्स ऑफ रेनवियर कहां से आएगा और फिर श्वान सेल कहां से आएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस बहुत सिंपल निकला, ये वाला भी, ठीक। इस डिफरेंस में भी क्या कहा इन्होंने कि यहां पर देखो श्वान सेल्स आर ऑब्जर्व्ड इनसाइड द माइलिन शीट, और श्वान सेल्स कहां से ऑब्जर्व करोगे, माइलिन शीट ही नहीं है ना तुम्हारे पास, तो बात ही खत्म, ठीक है। तो श्वान सेल्स की बात भी सिंपल हो गई। अब ये और देख लेते हैं कि ये कहां पाई जा रही है और ये कहां पाई जा रही है। ये पाई जा रही है कहां पर, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में। नॉन माइलिनेटेड कहां पाई जाएगी, दिस इज फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स, ठीक है, ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स में ये पाई जाएगी। क्लियर हो रही है क्या कहानी, आपको जल्दी बताओ। माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, जितने भी डिफरेंसेस थे भाई, 5 डिफरेंसेस आपने देख लिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। देखो इसके डिफरेंसेस देखते हैं, डेंड्राइट्स क्या है और एक्सॉन्स क्या है। बहुत ही बेसिक था वैसे तो ये क्वेश्चन निकला। किसी भी न्यूरॉन में जो उसका बिगिनिंग पार्ट होता है, ठीक है, जो उसका बिगिनिंग पार्ट है, जहां पे आप क्या बोलते हो कि टॉप मोस्ट रीजन पे क्या होते हैं, उसके डेंड्राइट्स होते हैं, जहां उसकी सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, और उसकी टेल जो है ना, वो क्या है, उसका पूरा का पूरा सेल बॉडी से जुड़ा हुआ एक्सॉन, देन एक्सॉन टर्मिनल्स। तो एक्सॉन क्या है, उसका टेल वाला रीजन आप कह सकते हो, और डेंड्राइट्स क्या है, उसका हेड रीजन कह सकते हो, जहां पर मेन सेल बॉडी है, जहां न्यूक्लियस है ना, वहीं से निकले हुए ना डेंड्राइट्स। चलो आ जाओ, मुझे लग रहा है एक बार अपन को डायग्राम फिर से बनाना चाहिए। आ जाओ अपन फिर से बना लेते हैं नर्व सेल। यार नर्व सेल बनाना तो अपने बाएं हाथ का खेल हो गया है, ठीक है, आ जाओ जल्दी से। चलो तो ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया आपका नर्व सेल। यहां पर क्या बताओगे आप, यहां पर ये बताओगे आप डेंड्राइट्स, ठीक है, ओ सॉरी एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। सी, तो दीज आर द एक्सॉन टर्मिनल्स। इन एक्सॉन टर्मिनल्स में क्या होगा, नॉब पाया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नॉब के बाद क्या बनाना बाकी है इसके ऊपर, फटाफट से बताओ।
माइलिन शीथ की कवरिंग बनाना बाकी है, राइट। माइलिन शीथ की कवरिंग बनाना बाकी है और उस माइलिन शीथ की कवरिंग को हम बनाएंगे पिंक कलर से। पिंक कलर से इस कवरिंग को बनाया, साथ में बन गए कौन, नोट्स ऑफ रेनवियर। नोट्स ऑफ रेनवियर बने और क्या लगाना पड़ेगा इसमें, चिपकानी पड़ेगी आपको श्वान सेल। श्वान सेल चिपका दी, बचा क्या, वही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको बना देते हैं अपन डेंड्राइट्स रेड कलर से। ठीक है, डेंड्राइट्स निकालो इसमें से रेड कलर से। इन डेंड्राइट्स की कहानी में है क्या, दिक्कत क्या है इनको, हाँ यही तो डिफरेंस पढ़ना था तुमको, यही तो डिफरेंस पढ़ना था तुमको। और एक बिठा दो इस पे नजर का टीका, विच इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस मेन सेल बॉडी। ठीक, चलो अब देखते हैं अपन इनके डिफरेंसेस बिटवीन द डेंड्राइट्स एंड द एक्सॉन्स। डेंड्राइट क्या है, इट इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द न्यूरॉन। ये जो हमने बहुत ही बेकार से बदसूरत से प्रोजेक्शंस निकाले हैं फ्रॉम द न्यूरॉन्स, दीज आर द डेंड्राइट्स। देख लो एक बार जरा ध्यान से, नीजल्स ग्रैन्यूल बनाना इसमें बाकी है अभी, वो और बना लेते हैं, थोड़ा ज्यादा सुंदर लग जाएगा, थोड़ा सा ही और लगेगा, ज्यादा कितना लगेगा, राइट। चलो आगे देखते हैं डिफरेंस। डेंड्राइट क्या है, स्मॉल प्रोजेक्शन जो इसमें से निकले हैं, इसका हेड रीजन है ये कौन सा रीजन है, कौन सा रीजन है, ये इसका हेड रीजन है, ठीक है। और ये कौन सा रीजन है इसका, ये कौन सा रीजन है इसका, ये इसका रीजन है भाई टेल रीजन। इस तरीके से आप याद रखना, तो जीवन में कभी समस्याएं जो हैं, जो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं तुम्हारे, वो कम हो जाएंगी, ठीक है। इसमें से आपके जीवन की कुछ समस्याएं कम हो जाएंगी, ठीक है। डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स याद रख लोगे तो क्या दिक्कत है यार तुम्हें, बताओ। एक्सॉन क्या है, ये एक सिंगल लॉन्ग प्रोजेक्शन है दैट कंडक्ट्स द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। एक्सॉन क्या है, क्योंकि ये नर्व इंपल्स, अच्छा याद रखना इसका फ्लो, ठीक है, फ्लो नहीं भूलने का। फ्लो कहां से कहां तक है, यहां से यहां, मैडम दिखाई नहीं, तुम लोग यार नौटंकी कितनी करते हो। फ्लो किधर से किधर है, इधर से इधर, राइट। डेंड्राइट से एक्सॉन टर्मिनल तक, एक्सॉन टर्मिनल्स है ना वो, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। नीजल्स ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं कहां पर, डेंड्राइट्स में। मैं बोल ही रही थी कि बनाना है, पर अब ठीक है बना देते हैं। डेंड्राइट्स में क्या पाए जाते हैं, नीजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है, नीजल्स ग्रैन्यूल्स, नीजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक, नीजल्स ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं एंड दे आर एब्सेंट फ्रॉम एक्सॉन्स, ठीक है, एक्सॉन्स से तो एब्सेंट है, वहां नहीं है। डेंड्राइट्स हमेशा नॉन माइलिनेटेड होते हैं, डेंड्राइट्स के पास कोई माइलिनेटेड कवरिंग नहीं है, लेकिन एक्सॉन्स जो है वो माइलिनेटेड भी होते हैं और नॉन माइलिनेटेड भी होते हैं, राइट। एक्सॉन्स जो है वो माइलिनेटेड भी होते हैं और नॉन माइलिनेटेड भी होते हैं। क्लियर है क्या, इतना कॉन्सेप्ट बताओ, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट में आपको थैलेमस और हाइपोथैलेमस का डिफरेंस भी बताना है, चलो फटाफट से देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या है मैम, ये है हमारे पार्ट किसके, फोर ब्रेन के, फॉरीन ब्रेन नहीं, फोर ब्रेन के पार्ट है। कौन कौन, ये है हमारा बड़ा सा सेरिब्रम, देन थैलेमस, देन हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है, Thalamus is the part of the forebrain that receives nerve impulse of pain, दर्द, temperature, touch, ये सब कुछ फील कराएगा कौन, थैलेमस, ठीक है। और इन सारे, ठीक है, इन सारे इंपल्सेस को कंडक्ट कराएगा आपके पूरे सेरिब्रल हेमिस्फेयर में। देन हाइपोथैलेमस की बात करोगे तो ये वो पार्ट है फोर ब्रेन का दैट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस सच एज हंगर, थर्स्ट, sweating, sleep, fatigue, sexual desire, temperature regulation, ठीक है। इन सारे इमोशंस, इन सारे फीलिंग्स को, ये सारे एक्शंस को जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, इन्हें ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इनके डिफरेंसेस तो मैडम खत्म ही नहीं हो रहे। फिर पूछ लिया सेरिब्रम और सेरिबेलम में, भाई ये तो बहुत अच्छा किया लेकिन इन्होंने पूछ के, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, तो क्यों ना इसके बढ़िया डिफरेंस अपन देख लें। सेरिब्रम आपका पूरा का पूरा ये सेरिब्रम है, बड़ा वाला फोर ब्रेन का हिस्सा। सेरिबेलम आपका हिंड ब्रेन का हिस्सा है, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच का सेरिबेलम। चलो देखो डिफरेंसेस देखते हैं इनके, सेरिब्रम और सेरिबेलम के। सेरिब्रम क्या है,
इट इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन जो कि क्या करता है, आपके वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला है आपका पोर्शन, दिस इज सेरिब्रम। सेरिबेलम आपका हिंड ब्रेन का हिस्सा है जो कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, क्या करता है ये सेरिब्रम? इट इज द प्लेस वेयर इंटेलिजेंस, विल पावर, मेमोरी, ये सब कुछ आपकी यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, आपकी बुद्धि, आपकी विल पावर, आपकी मेमोरी, याददाश्त, सब कुछ किससे एसोसिएटेड है? सेरिब्रम से। सेरिबेलम क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन दैट कंट्रोल्स वॉलंटरी फंक्शंस एंड कंट्रोल्स द इक्विलिब्रियम। आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है बॉडी का। ठीक है, बैलेंस मेंटेन करता है सेरिबेलम। डन? खत्म हुए क्या डिफरेंस? देख लो यार, हो गए क्या? हो गए मैडम, अब तो देख लो। चलो आ जाओ, देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है आपसे, आंसर द फॉलोइंग, व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट डेवलप्ड। ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया मैम इनने मजाक मजाक में। एनसीईआरटी का भी मजाक नहीं करती बेटा। देखो क्या पूछा है, पूछा है कि ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है एंड विच पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एक्ट एज अ मास्टर क्लॉक। हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का कौन सा पार्ट एक मास्टर क्लॉक की तरह एक्ट करता है? चलो आ जाओ देखते हैं आंसर्स। फोरब्रेन इज लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। फोरब्रेन जो है ये हमारा सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। सेरिब्रम सबसे बड़ा रीजन, देन थैलेमस, देन हाइपोथैलेमस, ये सब क्या है? सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ह्यूमन ब्रेन के। अब बात करें विच पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एक्ट एज मास्टर क्लॉक, तो हाइपोथैलेमस हमारा ऐसा एक ऑर्गन है जो कि मास्टर क्लॉक की तरह पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, जो कि एक मास्टर क्लॉक की तरह एक्ट करता है हमारी बॉडी में। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अरे यार मैडम कितने डिफरेंसेस हैं इस चैप्टर में? डिफरेंसेस है नहीं, डिफरेंसेस अपन को क्लियर करने हैं। देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन एफरेंट न्यूरॉन्स एंड इफरेंट न्यूरॉन्स। आपको एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। देखते हैं आंसर। एफरेंट न्यूरॉन्स और इफरेंट न्यूरॉन्स, अगर आपको याद है, ये बिल्कुल हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना, बिल्कुल बिगिनिंग के लेक्चर्स में पढ़ा था। ठीक है, बिल्कुल बिगिनिंग के लेक्चर्स में पढ़ा था हमने ये एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन। याद है आपको ये कॉन्सेप्ट एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन का? किस किस को याद है? देखो, एफरेंट न्यूरॉन्स और इफरेंट न्यूरॉन्स क्या थे, आ जाओ समझते हैं। एफरेंट न्यूरॉन कंडक्ट करता है नर्व इंपल्सेस को टुवर्ड द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड, और इफरेंट न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये नर्व इंपल्सेस को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन्स सच एज मसल्स और ग्लैंड्स। ध्यान से समझो एक बार फिर से। एफरेंट न्यूरॉन इंपल्सेस को कहां से कहां कंडक्ट करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ठीक है, टूवर्ड्स। और इफरेंट ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से कहां तक? ऑर्गन्स और ग्लैंड्स की तरफ। ठीक है, मतलब ब्रेन को ले लो आप सेंटर में। ठीक है, ब्रेन को ले लो आप सेंटर में, और ब्रेन की तरफ इंपल्सेस को ट्रैवल कराने वाला कौन? एफरेंट। ठीक है, और ब्रेन से ऑर्गन्स और ग्लैंड्स में न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट कराने वाला कौन? इफरेंट। मैम ये तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। बताओ हुआ या नहीं? ब्रेन के नीचे और स्पाइनल कॉर्ड भी लिख लो, उसी से जुड़ी हुई है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता अलग से लिखने से, बात एक ही है। स्पाइनल कॉर्ड है तो उसी से कनेक्टेड ना, ब्रेन स्टेम के थ्रू। क्लियर 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 क्लियर। एफरेंट क्या है, इफरेंट क्या है? अच्छा, फिर भी कभी कंफ्यूजन हो ना तो ऐसे याद कर लेना। ब्रेन से बाहर जो पहुंचाएगा ना इंपल्सेस को, ट्रांसमिट कराएगा ब्रेन से बाहर, तो वो क्या कहलाएगा? ई का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल, मतलब बाहर। तो ई वाला क्या है? एक्सटर्नल वाला, बाहर लेके जाने वाला किसको? इंपल्सेस को। तो वो कौन हो जाएगा? ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, चलो बी पार्ट में पूछा है आपसे डिस्टिंग्विश बिटवीन, अगेन फिर से डिस्टिंग्विश देना करना है आपको कैसे? impulse conduction in a myelinated nerve fiber and unmyelinated nerve fiber.
एक माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर के बीच में इंपल्स कंडक्शन कैसे होता है? चलो देखते हैं आंसर। सी, इंपल्स कंडक्शन माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर से कैसे होगा? हम कहते हैं ना कि माइलिनेटेड वाले से फास्ट होता है। देखो कैसे होता है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर से जो एक्शन पोटेंशियल है ये कंडक्ट होता है एक नोड से अनदर नोड की तरफ, ठीक है। और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल जो है ये किसी भी नोड के थ्रू जो है वो कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें नोड्स ऑफ रेनवियर है ही नहीं। इट इज कैरीड अलोंग द होल लेंथ ऑफ नर्व फाइबर, ये पूरी की पूरी नर्व फाइबर की लेंथ के थ्रू जाएगा। ये कंडक्शन जो है वो फास्टर है और ये स्लोअर है, ठीक है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड में, ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट आपका सेम ही डिफरेंस है, बस यहाँ पर आपसे इंपल्स कंडक्शन के रेफरेंस में पूछा गया है तो आपने आंसर उसके अकॉर्डिंग उसको फ्रेम करके दिया, बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आपको फिर से डिफरेंस बताने हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बीच। अरे हाँ, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बीच, ठीक है। देखो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के बीच डिफरेंस देख लेते हैं। क्रेनियल नर्व्स अराइज होती हैं फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। मैम ये तो बहुत सिंपल है। हाँ जी सिंपल है, ठीक है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स हैं, स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स हैं, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। देख लो जल्दी से भाई, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो, मैं ऑलमोस्ट शायद इससे बाहर ही हूँ, ठीक है। तो भाई कंप्लीट होते हैं आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। देखो ध्यान से देख लो भाई एक बार, ये जो आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हुआ है, इसके बाद अब आपको पढ़ना है क्या? इसके बाद आपको पढ़ना है अब आपका हार्मोन्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। हार्मोनल्स आपका पूरा अब आएगा आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। सब कुछ आप उसी के बारे में सुनोगे पढ़ोगे बढ़िया तरीके से। लास्ट ये आपका चैप्टर होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं अब नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको, अच्छा हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद हम प्लांट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बस वही हमारा लास्ट बचा है। तो तब तक आपको क्या करना है, देखो ये जो पूरा चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हुआ है और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हो गए, तो आपको एक बार पूरा का पूरा उठा के देख लेना है। इसमें अगर कोई भी डाउट रह गया है, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ ऐसी रह गई है जो आपको लगता है कि आपको दोबारा से पूछनी है, ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उसे क्लियर कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, ताकि जितनी चीज़ें दिमाग में बैठ गई उनके साथ वो भी फिट हो जाए, वो अलग ही ना रह जाए हमेशा, ठीक है। इसी से लूप होल्स क्रिएट होते हैं टॉपिक्स के बीच में, कॉन्सेप्ट्स के बीच में, वो हमें नहीं होने देना है, ठीक है। तो एक बार फटाफट से पूरा रिवाइज कर लेना और जो भी डाउट्स हैं फटाफट से जितनी जल्दी हो सके पूछ लेना, ओके। एंड कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। साथ ही सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। क्या करोगे, जो भी अगर आपने पहला कोई भी लूप होल छोड़ा हुआ है, जो कि मैं कह रही हूँ कि आपको कोई लूप होल नहीं रखना है, कोई भी कुछ भी टॉपिक को मिस नहीं करना है, सिलेबस साथ साथ कंप्लीट करते चलना है, तो जो भी मिस हो गया है फटाफट से चले जाओ अपने फेवरेट चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके सर्च कर लोगे मुस्कान मैम रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट, और वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स की जो है पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लाइव लेक्चर्स आपको सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।